नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में बदलते हुए उस समीकरण को जो लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी और लालू यादव ने गढ़ने की कोशिश की। उसका क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ और आने वाले समय में जो बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2025 में, क्या आरजेडी जो नए समीकरण तलाश रही थी, क्या वो उस समीकरण के तहत ही काम कर रही है? तो इसमें कई सारे सवाल भी उठते हैं। इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या राजद एक नए समीकरण के साथ जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरी थी, उस समीकरण को 2025 के इम्प्लीमेंटेशन में काम करने वाली है। आपको याद होगा कि जब लालू यादव ने जेडीयू से आए हुए कुछ कुशवाहा नेताओं को टिकट दिया और उसमें से लोग जीत के भी हैं, तो उस समय जब हमने चर्चा की थी तब भी ये कहा था कि तेजस्वी यादव को 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री बनने के लिए एक नए समीकरण की तलाश है और कहीं न कहीं लालू यादव उस समीकरण को साधने के लिए ही कुशवाहा समाज को अपने साथ जोड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं। और अगर इसका रिजल्ट उन्हें मिलता है तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि जब 2025 के विधानसभा चुनाव होंगे तो ये आपको इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई भी देगा, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले मुकेश सहनी भी महागठबंधन की ओर आए थे और कुछ चीज़ों पर ध्यान देना भी जरूरी है। कहा जाता है कि आरजेडी एमवाई की पार्टी है और अगर इनके वोट परसेंटेज को मिला दें तो करीब करीब 32% वोट इनका होता है। लेकिन 2024 के चुनाव में जो महागठबंधन को बिहार में वोट मिला वो करीब करीब 37 से 38% के आसपास टोटल वोट मिला। और अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी को भी इंडिविजुअल करीब करीब 23% वोट मिला है। मतलब उनके वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है पिछले चुनाव के मुकाबले में। अब इससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं इस बार महागठबंधन की ओर जो वोट शिफ्ट हुआ है, क्या राजद को इसका फ़ायदा 2025 में भी मिलेगा? क्योंकि जिस प्रकार से अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में भाजपा सम्राट चौधरी को आगे करती है, प्रदेश अध्यक्ष बनाती है और जब नीतीश कुमार इस सरकार में वापस आते हैं तो डिप्टी सीएम का पद भी देती है। लेकिन अगर चुनावी गणित की बात करें
तो एक सवाल ये उठता है कि क्या सम्राट चौधरी इतने बड़े नेता हैं? क्या कुशवाहा समाज उनको अपना नेता मानता है? क्या कुशवाहा समाज का वोट भाजपा को मिला? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जदयू ने तो टिकट दिया और केंद्र में जब मंत्री बनाने की बात आई तो बिहार से आपको पता है कि 8 मंत्री बने, लेकिन उन मंत्रियों में एक भी कुशवाहा समाज से मंत्री नहीं बनाया गया। भाजपा ने तो टिकट ही नहीं दिया था, लेकिन किसी को फिर भी मंत्री नहीं बनाया। जदयू से तो 3 जीते भी, लेकिन उन्हें भी मंत्री पद के लिए भेजा नहीं गया, उनके नाम को आगे नहीं बढ़ाया गया। लेकिन चुनाव में एक बात और, कुशवाहा समाज जेडीयू को जहाँ से वो लड़ रही थी उतनी ज़्यादा डैमेज नहीं की, लेकिन जिन सीटों पर भाजपा लड़ रही थी वहाँ पर वोट डाइवर्जन हुआ, और जहाँ जहाँ महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने कुशवाहा को टिकट दिया, वहाँ पर इसका असर साफ देखने को मिला। कई सीट सिलेक्शंस में भी गलती हुई और अंतिम समय में कई सीटों पर आपने देखा कि कई सारे टिकटार्थी जो पहले से उम्मीद लगाए हुए थे कि वो उन्हें ही टिकट मिलेगा, और जब अंतिम समय में उनके नामों की घोषणा नहीं हुई तो वो निर्दलीय लड़ गए, और इसका खामियाजा भी एनडीए को भुगतना पड़ा। और कई सारी सीटों पर तेजस्वी यादव के गलत फैसले ने भी कई सीटें उन्हें हरवा दी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो लास्ट चरण के मतदान हुए, जो यहाँ के बचे हुए सीटों पर जिसमें आरजेडी जीती, चाहे जहानाबाद की बात करें तो भूमियारों ने साथ छोड़ दिया, और अगर इधर बक्सर, पाटलिपुत्र, काराकाट, आरा, इन सीटों पर जो एनडीए की हार हुई, और सबसे बड़ी बात जो उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई, इस समीकरण ने इसके चलते इन 5 सीटों को हरवा दिया। इससे बोलने में कहीं किसी प्रकार की गुरेज नहीं होनी चाहिए। अगर आप वास्तु स्थिति को स्पष्टीकरण के तौर पर देखेंगे तो एनडीए की अपनी गलती की वजह से ये सीटों का नुकसान उन्हें हुआ, और जिसका फ़ायदा तेजस्वी यादव को मिला। लेकिन अभी आपने देखा कि जो आरजेडी की मीटिंग हुई थी उसमें जो जीते हुए उनके 4 सांसद, उसमें से अभय कुशवाहा को आरजेडी ने संसदीय दल का नेता बनाया। एक और मास्टर स्ट्रोक आरजेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मारने की कोशिश की गई, लेकिन क्या इसका खामियाजा भी राजद को भुगतना पड़ेगा? इसमें कई सारी बातें हैं, और अगर तेजस्वी यादव ये मानकर बैठ गए हैं
कि 2025 के चुनाव में कुशवाहा समीकरण को उनके तरफ डाइवर्जन हो जाता है, तो क्या ये प्लस मुकेश सैनी जो मल्लाहों का 9% वोट का दावा करते हैं, प्लस आरजेडी का एक अपना समीकरण जो MY है, इन अगर सारे लोगों को जोड़ दें तो ये काफ़ी ज़्यादा वोट ऑफ परसेंटेज में चला जाता है। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि तेजस्वी यादव की जो 4 सीटों पर जीत हुई है, उसमें कहीं ना कहीं NDA के द्वारा अपनी की गई गलती भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है, जिसके चलते वो सीटें जीती। और सिर्फ ये बिहार ही नहीं, अगर आप लोकसभा के पूरे देश के चुनाव को देखें तो विपक्ष ने जो एक नैरेटिव फैलाया, चाहे वो आरक्षण का हो, संविधान की हो और आरक्षण की हो, ये सारी बातें कहीं ना कहीं लोगों तक वो पहुंचाने में सफल रहा, जो कि दूर दूर तक नहीं हो सकता। और इसमें एक चीज़ जो चुनाव खत्म होने के बाद भी अभी तक देखने को मिल रहे हैं, लोग कहते थे कि भाजपा का मीडिया से बहुत ही ज़बरदस्त, कई बार आपने देखा होगा कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हुए कि हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है, चुनाव कैसे लड़ेंगे, हमारे पास आने जाने के पैसे नहीं, और कई सारी बातें। और मीडिया तंत्र पे भी सवाल उठे थे। लेकिन क्या आज चुनाव खत्म होने के बाद भाजपा इन बातों का अभी तक निष्कर्ष नहीं निकाल पाई है कि वो चुनाव में उनकी सीटें कैसे घटी, कौन कहाँ पे चूका, कौन अपना उन्हें डैमेज किया, इन बातों की समीक्षा किस प्रकार हो रही है, इसका आकलन कर पाना अभी भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन पिछले 2 चुनाव की तुलना में अगर आप इस बार देखेंगे तो ऐसा लगता है कि भाजपा जो राज्य इकाई है वो कहीं ना कहीं स्थिर रूप से पड़ी हुई दिखाई देती है। जो एग्रेशन होना चाहिए, जो तथ्यों को रखने की बात होती है, वो कहीं ना कहीं करने में विफल रही है। चाहे ये सारा चीज़ लोकसभा के चुनाव में भी स्पष्ट रूप से देखने को मिला। वहीं इस मामले में विपक्ष और विपक्ष का IT सेल बहुत ज़बरदस्त रूप से सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इस देश में कई सारे ऐसे विद्वान लोग भी हैं जो चीज़ों को इतनी आसानी से इन्फ्लुएंस करते हैं और लोगों तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल करने के लिए उनके पास बहुत बड़ा मीडिया तंत्र है, जो घंटों में बातों को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। खैर, हम बात कर रहे थे राजद की, जिस दिशा में वो बढ़ रही है उस पर फिर कभी बात होगी। लेकिन राजद जिस दिशा में बिहार में बढ़ रही है, और अगर जिस प्रकार से लालू यादव या तेजस्वी यादव ये सोचते हैं कि कुशवाहा का
वोट जिस प्रकार से उन्हें लोकसभा में मिला, वाकई में उन्हें 2025 में सीएम की कुर्सी तक पहुंचा देगा, तो निश्चित तौर पर उन्हें भी सोचने की ज़रूरत है। और हाल फिलहाल जो एनडीए के नेता हैं, आपको याद होगा देवेश चंद्र ठाकुर ने एक बयान दिया था। तो खैर ये तो अभी समय है चुनाव में, और एनडीए, भाजपा, जेडीयू या जो अन्य सहयोगी दल हैं जो चुनाव जिनको साथ में लड़ना है, वो इस पे कितना डैमेज कंट्रोल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और कुशवाहा समाज को भी ये सोचना होगा कि तेजस्वी यादव के 4 एमपी लोकसभा में जाकर बहुत कुछ करने वाले नहीं, और अगर वो अपने जातीय समीकरण के हिसाब से उन्होंने वोट दिया तो इसका कोई दूर दूर तक कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन आप देखिएगा, मैंने उस समय भी बोला कि ये एक शुरुआत है और कहीं ना कहीं वो 2025 की तैयारी में लगे हुए। अगर इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो 2025 में इस इम्प्लीमेंट को होते हुए आप बिहार में देखिएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई में कुशवाहा समाज तेजस्वी यादव और आरजेडी के साथ जुड़ जाएगा? क्या उन्हें नहीं लगता कि भाजपा और एनडीए जिस प्रकार से उनके समाज को प्रदेश का अध्यक्ष बनाता है, डिप्टी सीएम की कुर्सी सौंपता है, तो उस समाज को सम्मान देने का काम किसने किया? भाजपा ने या आरजेडी ने, जो अभी संसदीय दल का अपना नेता बना दिया, जिसका लोकसभा में बहुत ज़्यादा प्रभाव भी नहीं होने जा रहा है? ये भी सोचने की आवश्यकता है। लेकिन निश्चित तौर पे जो चुनाव में नतीजे आए, जहां 40 की 40 सीटें जीतने की बात की जा रही थी, वहां पर और 9 सीट हार कर 30 सीट पर एनडीए आ गई और विपक्ष कहीं ना कहीं 9 सीट जीतने में कामयाब है। कांग्रेस के भी वोट परसेंट में वृद्धि हुई है 1.20% की। तो आप सोचिए कि जो महागठबंधन को लगभग 30% वोट मिलता था, उनका वोट परसेंटेज इस बार के चुनाव में बढ़ा भी है। क्या ये बढ़ोतरी विधानसभा के चुनाव में कुछ इशारा कर रही है? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। ये बात तो तय दिख रही है कि 2025 का चुनाव और मुख्यमंत्री का चेहरा कहीं ना कहीं इसी समाज से बनना, ये तो तय है। और जिस प्रकार से अभी नीतीश कुमार की तबीयत रह रही है, 29 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है, जो चर्चा चल रही है कि उत्तराधिकारी चुना जाएगा, ये भी एक अहम रोल होगा आने वाले समय में कि जेडीयू किस दिशा में आगे बढ़ रही है। और निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नीतीश कुमार के साथ, खासकर अगर आप महिलाओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो आज भी नीतीश कुमार को पसंद करती हैं, वोट करती हैं नीतीश कुमार के नाम पे। देखना ये होगा कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को सामने रख कर चुनाव लड़े जाएंगे, क्या वही मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई नया नेता सामने आएगा
जो बिहार का प्रतिनिधित्व करेगा, और इन तमाम बातों का कहीं ना कहीं चुनाव पर इम्पैक्ट पड़ने जाना तय है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जहां आरजेडी शुरू से अपने समीकरण के साथ आगे बढ़ी है, और अगर वो अपने समीकरण को छोड़कर दूसरी दिशा में बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं उनके पार्टी के अंदर भी एक बड़ा भूचाल आना तय है। क्योंकि जो परिवारवाद की जो बात होती है वो होती तो सभी पार्टियों में, लेकिन यहाँ पे जो तय होता है कि उसी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हो सकता। जो नेता अपने क्षेत्र में मजबूत स्थिति में दावेदार है, वहाँ पर भी परिवार का ही कोई ना कोई चुनाव लड़ता है, उन्हें टिकट दे दिया जाता है, और जो नेता पहले से तैयारी कर रहे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो इसका भी असर देखने को कई सीटों पर पड़ा है। और ख़ास करके मैं बात कर रहा हूँ पाटलिपुत्रा की, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि ये चुनाव में लोकसभा वाले में किस प्रकार से रीतलाल यादव वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे। भाई वीरेंद्र मजबूत कैंडिडेट थे, इनकी भी इच्छा थी कि चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव 2 बार हारी थी मीसा भारती, तीसरे बार भी उन्हें टिकट मिला, वो इस बार चुनाव जीत गए। इसमें एक बात ये भी हुई कि जो आरजेडी का समर्थन मीसा भारती को मिलना चाहिए था पाटलिपुत्रा में, वो समर्थन भी उन्हें नहीं मिला था। इसके बावजूद भी वो चुनाव वहाँ से जीती, और विशुद्ध रूप से वो निश्चित तौर पर वो उनकी खुद की लड़ाई थी, खुद की मेहनत थी, और अपनी मेहनत के दम पे वो पाटलिपुत्रा की सीट इस बार जीतने में सफल रही। क्योंकि राजद के कोई भी नेता बहुत अच्छे से सपोर्टिव मोड में इस बार नहीं दिखे थे। तो बात ये भी होती है कि जिन्हें अपने भविष्य की चिंता है वो भी अपना ठिकाना देखेंगे कि भाई अभी तो नहीं मिला तो कहीं आगे भी रास्ता बन जाओ। और चूँकि उस क्षेत्र को वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या अगर उन्हें मौका नहीं मिलेगा और उन्हें राजनीति करनी है, तो कहीं ना कहीं नया आशियाना उन्हें तलाशना ही पड़ेगा। और इसी में चर्चाएं जोरों पर है कुछ नेताओं की, उस पर कुछ इनपुट आते हैं तो उसके बारे में भी बात होगी। लेकिन अभी ये समझ लेना कि आरजेडी का ये फॉर्मूला काम कर गया है, और ऐसे ही आसानी से 2025 का चुनाव वो जीत लेंगे, तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपने देखा होगा मीटिंग चली, कई सीटों पर वो बहुत पीछे रही है। वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए रहे पूर्व के, अभी के, सभी लोगों को बुलाया गया है, टास्क दिया गया है, मंथन हो रही है। इसके क्या परिणाम आएंगे वो भी देखने योग्य होगा, और इसके क्या नतीजे निकलेंगे वो भी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक होंगे बहुत सारे नए नए समीकरण आपको देखने को मिलेंगे। यही बात थी। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगा मेरा ये एनालिसिस। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।